ये नहीं देखते कि कितनी है रियाजत किसकी, लोग आसान समझ लेते हैं आसानी को। इन पंक्तियों को चरितार्थ करते हैं एसीपी श्री विजय कुमार सिंह, who joined Delhi Police as sub-inspector in year 1990. He began his journey as Chowki in charge and had a successful stint as SHO and ACP. Based on his practical experience, legal expertise and sheer dedication, he rendered his service as reader to 7 of the commissioners of Delhi Police. Down the memory lane के इस अंक में आइए जानते हैं उनके प्रेरणादायक सफ़र की कहानी उनकी ज़ुबानी। सर, आपका शो पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपकी पैदाइश गोरखपुर से है। देन यू केम टू दिल्ली और आपने दिल्ली पुलिस ज्वाइन की। यू हैव दिस वेरी सक्सेसफुल करियर। तो व्हाट ग्रेविटेटेड यू टूवर्ड्स इट? शुरुआत यात्रा की कहाँ से होती है? जैसा कि आपने बताया कि मेरा जन्म गोरखपुर में हुआ था, तो मैं 8वीं पास करके दिल्ली आ गया था और 9th क्लास में यहाँ एडमिशन लिया। तो जब मैं पढ़ रहा था तभी से मुझे यूनिफॉर्म पहनने का बहुत शौक़ था और ग्रेजुएशन मैंने बीएससी की थी जामिया मिलिया इस्लामिया से। उसके बाद जैसे होता है कि नौकरी की तलाश, तो मैंने आर्मी में पहले कमीशन लेने के लिए कोशिश की और 3 बार मैंने रिटर्न एग्ज़ाम पास किया। 2 बार मैं एसएसबी बोर्ड भी फेस किया और तीसरी बार मैं नहीं गया क्योंकि वो ओटीए के लिए था और मेरा दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो चुका था। तो जब उधर नहीं हुआ तो वही है कि दिल्ली पुलिस ज्वाइन करें, क्योंकि दिल्ली कैपिटल की सुरक्षा के हेतु बनाई गई है। तो मेरे को लगा कि मैं दिल्ली पुलिस ही ज्वाइन करता हूं और अपना इसमें ही लोगों की इस तरह से मतलब दिल्ली पुलिस में रहकर लोगों की, यहाँ के जनता की और देश की सेवा कर सकूं। सर, आप जो है 4 बार चौकी इंचार्ज रह चुके हैं। उसमें से मयूर विहार जो फेज़ 1 है उसमें 2 बार चौकी इंचार्ज रहे हैं। 4 बार आप एसएचओ भी रहे हैं, जिसमें ग्रेटर कैलाश, सरिता विहार, केएमपुर, कीर्ति नगर, और आपने एज एसीपी सब डिवीज़न महरौली संभाला। तो और सबसे ज़्यादा जो यूनिक और इलस्ट्रियस अगर हम बात कहें, आप 7 सीपीज़ के रीडर रहे हैं from the time you joined as sub-inspector, then inspector and then ACP. It is kind of record in itself. Yes. तो ये जो अनुभव था अफसरों के साथ, ये कैसा रहा? मेरी पहली इनिशियल पोस्टिंग जो ABCD कोर्स जो होता है हम लोगों का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, वो जमुनापार में था, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में। और जब मेरी साढ़े चार साल की करीब नौकरी हुई तो मेरे को तब डीसीपी साहब ने पहली बार एक अनाज मंडी चौकी, जो आपकी फर्स्ट बाजार थाना है, वहाँ पे चौकी इंचार्ज लगाया था। उसके बाद मैं मयूर विहार फेज़ 2 चौकी इंचार्ज रहा, फिर मयूर विहार फेज़ 1। और उसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 21 दिसंबर 98 को, यानी कि 20 और 21 दिसंबर 98 को वो थाने खुलने थे दिल्ली पुलिस में 17, उनमें मयूर विहार था। मयूर विहार चौकी मैंने मतलब 23:59 पे बंद की और 0001 आवर्स पे मैंने नया रोज नामचा लेके मयूर विहार थाना खोला अपनी कलम से, अपने नाम से, और सुबह 9 बजे तक मैं एसएचओ रहा। That's great, very interesting sir. और फिर मैं डडवाल साहब का जब सीपी लगे 2007 में, उनका रीडर लगा सीपी साहब का। तो एक तरह से मैंने एसीपी से चार्ज लिया था एज ए सब इंस्पेक्टर। फिर वहीं पे प्रमोशन हो गई, फिर इंस्पेक्टर हो गया। 1 साल 1.5 साल फिर मैं एज ए इंस्पेक्टर उनका रीडर रहा। फिर 2009 में मैं एसएचओ ग्रेटर कैलाश लग गया था, 2 साल वहाँ पे किया। फिर उसके बाद 2 साल सरिता विहार में रहा। उस टाइम पार्लियामेंट सेशन चल रही थी और कुछ प्रदर्शनकारी वहाँ पे कुछ क्या 10,000 की भीड़ यूपी से आ रही थी और मालूम हुआ कि वो संसद भवन पे प्रदर्शन करेंगे। तो हमारी भी जिम्मेदारी लगाई गई कि उनको किसी तरह से मना के और वहीं पे रोका जाए और अपना उनका डेलीगेशन उधर आएगा। तो वो 10,000 भीड़ को मैंने उनको मैनेज किया, उनके लिए सारी फैसिलिटी वहाँ आली विहार मैदान में करवाई थी, और जिसको सीपी साहब ने काफ़ी अप्रिसिएट किया था। और सर, आपने जो है जब आप डडवाल साहब के साथ थे तो जो मालखाना का बाइफरकेशन
का हाँ। भी प्रोसेस स्टार्ट किया था। मेरे ख्याल से जो डडवाल साहब ने काफ़ी, जब वो सीपी थे तो 250-300 स्टैंडिंग ऑर्डर उन्होंने रिवाइज किए या जी, नए बनाए। जी। तो मैं उनको एक तरह से क्लरिकल असिस्टेंस देता था और जो ग्राउंड लेवल की रियलिटी को भी बताता था। तो एक बार कुछ ऐसा इशू हुआ कि मालखाने में कुछ चोरी वोरी हो गया था। तो उस सिलसिले में मैंने उनको कहा कि सर, मालखाने में बहुत ज़्यादा वर्कलोड है और 2 मालखाने होने चाहिए, एक मालखाना गवर्नमेंट प्रॉपर्टी और एक मालखाना केस प्रॉपर्टी। जी। तो उनको ये सुझाव बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि ठीक है, इसके ऊपर भी एक स्टैंडिंग ऑर्डर बनाओ। तो वो स्टैंडिंग ऑर्डर बना और फिर इम्प्लीमेंट हुआ और इस तरह से मालखाने जो है हर थाने में अब 2 है। जी। आपने थानों में एसएचओ का कार्यभार संभाला, चौकी इंचार्ज भी थे। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें, कुछ वाक़या हमें याद रह जाते हैं। ऐसा कोई इमोशनल या हाँ, देखिए, ऐसा है कि मैं सब इंस्पेक्टर तौर पे जमुना पार में रहा, वहाँ पे भी और एज एसएचओ भी काफ़ी केसेस खुद इन्वेस्टिगेट किए, इंक्लूडिंग मर्डर, डकैती, जैसे पहले भी बोला है, और कुछ केसेस को सुपरवाइज भी किया था। उसमें बड़े हाई लेवल भी केसेस रहे थे। लेकिन एक केस मुझे इस तरह से याद आता है, 2019 होली के दिन की बात है और हमें कॉल मिली कि एक 12 साल की लड़की ऐसे ही लावारिस घूम रही है। फिर उसको थाने ले आए और उससे पूछताछ की, मैंने भी किया, लेडी सब इंस्पेक्टर ने किया। तो ये लगा कि वो मतलब मेंटली पूरी मैच्योर नहीं है, जिस तरह से 11-12 साल की बच्ची को होना चाहिए। वो सिर्फ अपना और अपने पिताजी का नाम बताती, एड्रेस बताने में सिर्फ एक बताती थी, गांव का नाम कुर्जा। कुर्जा। तो मैंने कुर्जा पे मैंने कहा हो सकता है खुरेजी हो, खजूरी हो। तो मैंने कहा भाई पता करो वहाँ से कोई मिसिंग हो। फिर जो भी फॉर्मेलिटीज़ करनी थी, CWC को पेश करना, कोर्ट में पेश करना, बयान वान करवाना, सब करवा दिया, लेकिन कुछ नहीं पता चला। फिर मैंने खुर्जा भी टीम भेजा कि यूपी में जो खुर्जा है, वो बताते थे कि खुर्जा में वो ऐसे घूमती थी कि बस उसका घर आने वाला है, लेकिन कोई घर मिला नहीं। वहाँ की पुलिस ने भी काफ़ी मदद की, पूरे दिन रहे लेकिन नहीं मालूम हुआ। फिर उसमें सीनियर ऑफिसर्स से बात करके कि इसको अब हम अनट्रेस कर देते हैं, बच्ची का कुछ पता नहीं चला, कहीं कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं मिली हमें। उससे पहले मैंने कहा एक बार और आईओ से कहा कि एक बार और खुर्जा ले जाओ इसको, हो सकता है कि इस बार बता दे। लेकिन मैंने कहा कि यार उससे करने से पहले ना मुझे एक बार मिला देना इससे, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ इससे। मेरे दिमाग में कुछ लगता था कि इसकी भाषा वगैरह से कि ये शायद यूपी, बिहार या मध्य प्रदेश, जो कोर हिंदी बेल्ट है, यहाँ की होगी। मैं उसको अपने तरीके से पूछताछ करना चाहता था। तो सुबह मैंने अपनी थाने की ब्रीफिंग वगैरह करके 10 बजे अपने ऑफिस में बैठ गया, वो आईओ बैठ गया। मैंने उस बच्ची से 1 घंटे तक पूछताछ की, उसके गांव का नाम पूछा, उसके गांव में कैसे टोपोग्राफी जिसे कहते हैं कि क्या क्या फल उगते हैं, क्या क्या फसलें होती हैं, नदी है कि नहीं घर के आसपास। उसने कहा एक नदी है घर के पास। नाम मैंने पूछा तो नाम नहीं बता पाई। फिर मैंने कहा कि स्कूल कहाँ, कैसे जाते हैं वहाँ बच्चे, यूनिफॉर्म में जाते हैं कि कैसे जाते हैं, तुम जाती थी कि नहीं? वो कहती थी मैं नहीं जाती थी। मैं उसको पिन पॉइंट करना चाहता था कि एक्चुअली किस टोपोग्राफी की या लोकेलिटी की रहने वाली होगी। फिर मैंने कहा अच्छा और किसी गांव का नाम बताओ, कोई मेला वाला लगता हो गांव के आसपास। तो उसने एक गांव का नाम लिया, वो भी मैंने लिख लिया। मैं खुद भी लिख रहा था, आईओ से भी कह दिया था लिखते रहो, बस लिखते रहो। फिर उसने एक बताया कि हाँ वहाँ मेला लगता है। फिर मैंने कहा कि बच्चा होगा तो इसको ना ननिहाल का बड़ा शौक होता है। उसके ननिहाल का नाम पूछा तो उसने बताया कि हाँ जी मेरे ननिहाल का गांव का नाम ये है। फिर जब 1 घंटे हो गए, मैंने कहा ठीक है इसको अब ले जाओ। फिर वो मैंने आईओ से कहा कि इसको ले जाओ खुर्जा और मैं देखता हूँ। मैं कंप्यूटर पे लग गया और गूगल पे गया। गूगल में वो पहला गांव डाला कुर्जा, तो वो उसकी लिस्ट में 10-15 जगह के नाम आए, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, इवन आंध्र प्रदेश तक का वो लिस्ट आई। फिर मैंने दूसरा गांव डाला तो वो भी, उसमें भी 10-12 इसी तरह से नाम आया ऑप्शन। फिर तीसरा गांव डाला
तीसरे में भी ऐसे ही कई जगह के पूरे मतलब देश के गांव के नाम आते थे। जी। और उसको कॉमन करके देखा पूरा तो लगा कि ये जो गांव है कुर्जा और दूसरा तीसरा गांव ये करीब 5-7 किलोमीटर के अंदर है। जी। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात थी। और वो गांव जो स्थित है वो जो पहले बस्ती डिस्ट्रिक्ट होता था अब सिद्धार्थ नगर है, वहाँ का है। इत्तेफाक से मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, मैं तुरंत समझ गया कि अच्छा ये वहाँ की है, जो कि मेरे गांव से करीब 50 किलोमीटर दूर है। जी। फिर उसके बाद मैंने उसको देख के मैंने थाने का पता किया कि आसपास का थाना कौन लगता होगा, तो शायद बांसी थाना आया। तो SHO बांसी का नंबर वो अपना नेट पे लेके ही गूगल से ही मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने बताया कि सर ये जो है कोई नया थाना बनाया, वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उस थाने क्या है, और मैं वहाँ के SHO से कह देता हूँ कि आपसे बात करें। तो उन SHO साहब से भी पहले थोड़ा रेपो बनाया कि मैं भी गोरखपुर का हूँ, ऐसे ऐसे मेरे पास केस आया, तो मुझे लगा कि थोड़ा जल्दी कर लेंगे। तो उन्होंने कोशिश करके और फिर वहाँ पे चौकीदार और प्रधान से मिलके उससे मुझसे बात की, तो उन्होंने उस लड़के बताया कि हाँ इस हमारी लड़की गायब है, और वो दिल्ली से वहीं चला गया था। फिर ये एस्टेब्लिश हो गया कि हाँ जी ये तो यही बच्ची है जी। आइडेंटिटी फिक्स हो गई एक तरह से। फिर उनसे कहा कि आप आ जाओ दिल्ली, तो उन्होंने कहा सर कल तो नहीं आ पाएंगे, कल निकलेंगे, परसों दिल्ली पहुंचेंगे। तो परसों आए तो हमने देखा कि वो बच्ची इतना खुश हुई अपने पिताजी को देख के। तो खैर ये होने के बाद हमें बड़ी दिल से तसल्ली हुई। आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं सर, आपने जो है जामिया मिलिया से जो है BSc जनरल साइंस की, फिर आपने एडवांस प्रोफिशिएंसी इन कोबोल फ्रॉम NIT, हाँ, जो सफदरजंग एनक्लेव है, प्राइवेट फिर इंस्टीट्यूट है, यहाँ से किया था जी। LLB भी आपने की है, और MA पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम अन्नामलाई यूनिवर्सिटी भी किया है। खुद को जो है अपडेटेड रखने के लिए कितना ज़रूरी है, अगर हम आज की जनरेशन की भी बात करें, आज के समय की भी बात करें, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो व्हाट इज़ योर व्यू ऑन कीपिंग वनसेल्फ रेलेवेंट इन चेंजिंग टाइम्स? देखिए जैसे आपने एजुकेशन का सुना, मैंने BSc करके ही मैं BSc कर रहा था, और जब वो कोबोल पे कर रहा था कंप्यूटर कोर्स, तभी मेरा दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो गया था। बाद में मैंने LLB भी किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और फिर शौक़ लगा कि एक MA पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी करता हूँ कि जो कि मेरे को फ्यूचर में काम आएगी, और उसका फ़ायदा भी काफ़ी मिला, खासकर जब मैं CP साहब का रीडर था जी। क्योंकि कोई प्लानिंग बन रही है, कोई कुछ बन रही है, तो उसमें जो MA पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की जो मेरी स्टडी थी वो काफ़ी काम आती थी जी। उसके बाद फिर मैंने एक ग्राफोलॉजी पे भी एक अपना रिसर्च किया, ग्राफोलॉजी या ग्राफोनोमी। तो ये जो राइटिंग होती है हर एक की हैंड राइटिंग जी, उसके ऊपर एक तरह से रिसर्च है, जिस पे काफ़ी मैंने महीने लगाए और कई किताबें पढ़ी। आप इतने दिग्गजों के साथ आपने काम किया है दिल्ली पुलिस में, एक जो हमेशा सवाल रहता है कि छुट्टी कैसे मांगते थे, कोई निंजा टेक्निक छुट्टी मांगने की, क्योंकि कभी भी अफसर के पास जाते हैं तो उनको बड़ा हाँ नहीं, छुट्टी मिलना मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल था। या तो जैसे चौकी इंचार्ज SHO रहो तब भी मुझको तो एप्लीकेशन लिख के रखते हैं, फिर देखते हैं कि जो करना है फॉरवर्ड करना है, जिसने सैंक्शन करना है उसका मूड कैसा है। तो मूड अगर लगता था ख़राब है तो छुट्टी रखना ही नहीं है। जब मूड लगता था कि हाँ अभी ठीक है शायद छुट्टी होने की हो जाएगी तो रखते थे। तो और जब आप SHO और इंचार्ज थे तो छुट्टी रिफ्यूज़ करने की क्या टेक्निक होती थी हाँ, सर? उसको भी होता था क्योंकि बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ आती थी, तो हम लोग ना, मेरी तो कोशिश ये रहती थी उसको बुला के सिर्फ ये कहना है यार आगे पीछे कर लो थोड़ा, कोई लॉ एंड ऑर्डर आने वाला, कोई त्यौहार आने वाला है तो आगे पीछे करके उसको किसी तरह से एडजस्ट करते थे। पुलिस में छुट्टी काट के आएगा तो बंदा फ्रेश हो जाता है। जी, आपको कितना समय मिला है इतने बिजी शेड्यूल में अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताने का? देखिए जब मैं फील्ड में था चौकी इंचार्ज या SHO या ACP तब तो बड़ा कम जा पाता था, लेकिन वैसे ऑफिस में होता था तो ये था कि देर सवेर तो पहुंचते ही थे हम। ये था कि CP ऑफिस में काफ़ी लॉन्ग आवर्स तक ड्यूटी भी करनी पड़ सकती थी, तो होता था वो एडजस्ट हो जाता था। सर अभी पोस्ट रिटायरमेंट क्या क्या चीज़ें हैं जो आप अब परस्यू करना चाहेंगे
when you have the time? तो मेरी लॉ में शुरू से ही इंटरेस्ट रहा है, तो रिटायर होने के बाद मैं लीगल प्रैक्टिस में आऊँगा। मेरा बेटा भी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, और अभी मैंने एक शौक तो बहुत पुराना था, लेकिन अभी सीखना शुरू किया तबला। ओह, तो मैं उसकी क्लासेस भी अटेंड कर रहा हूँ कि स्पेयर टाइम में मैं अपना तबला बजाता हूँ। बाकी तो गॉड नोज़ जी। क्या होगा। जो अभी प्रेजेंट जनरेशन है उसको आप क्या सीख देना चाहेंगे? देखिए, एक चीज़ मैं बताना यहाँ ज़रूरी समझता हूँ कि दिल्ली पुलिस या बल्कि कोई भी पुलिस है, वो एक ना ट्रांजिशन फेज में है। मैनुअल से डिजिटाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, रजिस्टर्स कोर्ट में भी काफ़ी ई-कोर्ट, ई-FIR ये हो रहा है। तो जो स्टाफ है, खासकर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स वगैरह, वो कुछ तो कोप अप कर पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो सीनियर फॉर्मेशन को ये देखना चाहिए कि ट्रेनिंग जो है ना लगातार चलती रहे इनकी, कि हर एक आदमी, सिपाही हो चाहे हेड कांस्टेबल हो, ASI हो, सबको जो है ना कंप्यूटर पे काम करना और जो है अपनी फाइल तैयार करना, उसको कैसे आगे एस्केलेट करते हो, यानी कि ऊपर भेजते हैं, ये सब चीज़ें सीखनी होगी। आपने जो है सिर्फ यहाँ ट्रेनिंग कोर्सेज नहीं किए हैं, आउट ऑफ इंडिया भी आपने 2 कोर्सेज किए हैं। हाँ, एक बार मुझे मौका मिला था 2009 में कि मैं 5 हफ्ते की ट्रेनिंग के लिए विचेंजा एक शहर है इटली में, और वो यूनाइटेड नेशंस के उसके ऑस्पिसेज में वो चलता है, उसे कहते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पुलिस स्टेबिलिटी यूनिट। तो उसमें हम लोग जब थे तो 14 कंट्री के पुलिस ऑफिसर्स थे, फ्रॉम सब इंस्पेक्टर टू SP, और हमारे देश से भी हम लोग 12-13 लोग थे। तो काफ़ी अच्छा वहाँ पर सीखने का मिला। सर, आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए और अपना बहुमूल्य अनुभव आपने हम सभी के साथ साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और समस्त दिल्ली पुलिस परिवार की तरफ से आपको पोस्ट रिटायरमेंट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो इसमें देख रहे हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जी, उनको मैं ये सलाह दूंगा कि भाई आप गुड इंटेंशन से काम करते रहिए, ऊपर वाला अपने आप ही आपकी समस्याओं का समाधान कर देगा। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू।